शुभ प्रभात। कैसे हैं सभी लोग। कक्षा 12 हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ये हमारा पहला भाग होगा। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करें। जैसा कि आपने पढ़ा कि गद्य साहित्य से काफ़ी पहले काव्य साहित्य का आगमन हो चुका था, क्योंकि काव्य को पढ़कर याद कर लेना आसान होता है। काव्य में कल्पनाएं होती हैं, गद्य में विचार होते हैं, इसलिए विचार आसान नहीं होते हैं। विचार को रटना, उसको पढ़ना कठिन होता है। काव्य सबसे पहले आया था, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे सीधे अपनी भाषा में बात करें कि मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति को साहित्य में प्रकट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के दो तरीके हैं, गद्य रूप और पद्य रूप। गद्य की प्रमुख विधाएं हैं जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी इत्यादि। और पद्य जो है वो गद्य का प्रतिपक्षी है, ठीक इसके उल्टा होता है, ठीक है। गद्य के बारे में आपने पढ़ा कि लय, ताल, छंद आदि से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं, किंतु लय, ताल, छंद आदि से बद्ध रचना को यानी युक्त रचना को काव्य कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग काव्य। आप लिखिए कविता या काव्य, या प्रश्न लिख सकते हैं काव्य किसे कहते हैं, और फिर उत्तर में लिखेंगे कि लय, ताल, छंद और तुकबंदी से युक्त साहित्यिक रचना को काव्य कहते हैं, ठीक है। फिर लिखिए काव्य कल्पनाओं पर और कवि की मानसिक चेष्टाओं पर आधारित होता है, ठीक है। इसके बाद अब इसके जो छोटे छोटे स्वरूप हैं, लय, ताल, छंद, वो क्या होते हैं, छोटी छोटी हेडिंग हैं। आप उसको पहली हेडिंग डालिएगा लय। लय क्या होती है, लिखिए कविता के बाह्य स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसकी लय। लय का अर्थ होता है गाने की शैली। कविता की भाषा में नियमित उतार चढ़ाव को ही लय कहा जाता है। जैसे आप जब कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, कहाँ पर आपको आवाज़ अपनी खींचनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। जैसे एक सोरठा मैं आपको सुनाता हूँ, जो रामचरितमानस में पहला सोरठा तुलसीदास ने लिखा कि जो सुमिरत सिद्धि होहि गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो देखिए जो आवाज़ के उतार चढ़ाव का है, या फिर जैसे आप सवैया गाते हैं, मान लीजिए आप हनुमान अष्टक गा रहे हो, तो कैसे कि बाल समय रवि भक्षि लियो तब तीनहु लोक भयो धियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू जात नटारो दे मन आनी करी बिनती, दे मन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस तरह देखिए इसमें लय क्या बनी। इसके बाद इसी तरह अगर हम मान लीजिए तुलसीदास के सवैया गाते हैं, तो आपने जैसा कि बनपथ पर पढ़ा है हाई स्कूल में, या हाँ बनपथ पर ही पढ़ा, क्योंकि 11th में जो आपने पढ़ा है उसमें तो सवैया था ही नहीं। तो सवैया कैसे पढ़ते हैं आप देखिए, पुरतैनिक सिंह रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वै झलकी भरी भाल कनी जल की पोटी सूखी गए मधुराधर वे फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण पुटी करी हो के तोहे तिय की लखिया तुर तापिय की अखियाँ तिचारु चली जल चोए। अब आप देखिए शब्दों का उतार चढ़ाव कैसे होता है। दोहा आप गाते हो, कबीर का दोहा मान लीजिए आप गा रहे हो, तो आप कबीर की लय पर कि सतगुरु हम सूरी जी करी एक कहया प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग कबीरा भीजी गया सब अंग। तो इस तरह तरह से लय बनाते हो। यही जो गाने का तरीका है, जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, इसी को लय कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए भाषा के प्रवाह में नियमित उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। लय एक प्रकार से हमारे जीवन का आधार होता है। हम कुछ भी बोलते हैं, हर भाषा में गद्य हो या पद्य हो, अपना लय तो होता ही है, ठीक है। बोलने का तरीका होता है। आप देखिए कुछ लोग आवाज़ से जो पहचान लेते हैं, बात करने की शैली से पहचान लेते हैं,
ठीक है, तो ये लय होती है। ठीक है, यदि शब्दों को इधर उधर ऐसे ही लिख दिया जाए अनायास ही तो लय जो होती है वो बाधित हो जाएगी, वो ठीक नहीं बनेगी। किंतु कविता में लय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आधुनिक कविताएं तुकांत मुक्त हैं, लय नहीं होती उसमें, लेकिन पूर्व काल में लय का विशेष महत्व था। इसके बाद ताल जो होता है, ताल क्या है, उसको वही गाते समय जैसे वाद्य यंत्र इत्यादि दिए जाते हैं उनके आधार पर जो गाया जाए उसकी वही जो चाल है उसी को लय और ताल दोनों नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद तुक। तुक क्या होती है, आप जानते हो तुकांत शब्द पढ़े होंगे आपने व्याकरण में। तुकांत क्या होता है, जब कोई लाइन लिखी जाती है तो उसके अंतिम के जो शब्द होते हैं वो एक जैसे उच्चारण वाले होते हैं। जैसे आप चौपाई पढ़ते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सागर और उजागर जैसे शब्द जो कविता की अंतिम लाइन के अंतिम शब्द हैं वो एक जैसे होते हैं, वो तुकांत है। तुक अंत, अंत का जो तुक है, अंत का जो शब्द है वो एक जैसा होता है, इसलिए तुकांत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी कविता में अधिकतर तुकांत देखे जाते हैं, इसलिए कविता को स्मरण करना और आसान हो जाता है। दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्व, कुंडलिया, ये सभी छंद तुकांत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, इसीलिए ये सभी लोकमानस में सबसे प्रिय रहे हैं। आज देखिए जो आज की कविताएं हैं वो तुकांत मुक्त हैं, इसीलिए लोगों को याद नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तुकांत मुक्त कविताओं को याद करना कठिन है, किंतु तुकांत युक्त कविताएं पढ़कर याद कर लेना बहुत ही आसान होता है, सभी को स्मरण रहती है। जैसे मैंने आप देखिए आपको 4 छंद ही सुना दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार संस्कृत की जो कविताएं हैं वो सभी तुकांत मुक्त हैं, उनमें किसी में कोई तुकांत नहीं। आप कोई भी श्लोक देख लीजिए उसमें कोई तुकांत नहीं। जैसे आप कुछ संस्कृत के छंद तो ऐसे हैं, छंदों में कुछ मिलता भी है कहीं कहीं, लेकिन प्रायः मान के चलिए कि 99.99% कोई तुकांत नहीं है। आप एक छंद यही देखिए कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कहीं भी कोई तुकांत जैसी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप कोई भी मंत्र उठाकर देख लीजिए जो आप पढ़ते हैं। जैसे आप सुबह सुबह प्रातः स्मरण ही करते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आप 32 अक्षर पढ़ गए लेकिन कहीं कोई तुकांत नहीं मिला, तो संस्कृत में तुकांत नहीं है। ठीक है, लेकिन लय और छंद है संस्कृत में। आज अतुकांत कविता लिखने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, किंतु पूर्व काल की कविताएं तुकांत में हैं। तो आपको लिखना केवल इतना ही है कि हिंदी कविता में अधिकतर तुकांत देखे जाते हैं। कविता की पंक्तियों के अंतिम शब्द एक समान लिखे जाते हैं, जिन्हें तुकांत शब्द कहते हैं, समान उच्चारण के होते हैं। तुकांत के कारण कविता को स्मरण करना अधिक आसान होता है, इससे कविता सरल हो जाती है। दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्व, कुंडलिया आदि छंद तुकांत में लिखे जाते हैं। इसके बाद लिखते हैं छंद। हेडिंग डालेंगे छंद क्या होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छंद वास्तव में बधी हुई लय के भिन्न भिन्न ढांचों का प्रयोग है जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। अर्थात छंद एक ऐसी रचना है जिसका एक निश्चित मानक होता है, उसी के अनुसार काव्य की रचना लिखी जाती है। जैसे यह नियम बन जाए कि फला छंद में 8 अक्षर होंगे या 8 मात्राएं होंगी, तो उसी में लिखना है आपको रचना, इससे ज़्यादा मात्राएं कदापि नहीं लिखी जाएंगी। तो छंद जो होते हैं ये बांध कर रखते हैं कविता को। ठीक है, छंद जो है वो कविता के बंधन होते हैं, उसकी पंक्तियों को आपस में जोड़कर बांध करके रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यद्यपि आज के समय में क्या हुआ है, कविता के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आ गए, लय, ताल और तुकबंदी से छंद सब कुछ समाप्त हो गया है। ठीक है, अब प्राचीन छंदों का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। कहीं 100 में से 1 कवि होंगे जो दोहा तो कभी कभार लिख भी देते हैं, जो कुंडलिया, सवैया या छप्पे जैसे छंद लिख रहे हैं। आज तो सब तुकांत मुक्त, या कुछ तुकांत के छंद बना भी लेते हैं तो वो भी मुक्तक ही लिख रहे हैं, कोई भी ऐसी छंद रचना नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी छंद की कि लय, ताल और छंद होता क्या है। इसके बाद अब अगली हेडिंग हम लोग जो डालेंगे, देखिए कुछ चीज़ें और भी यहाँ बताई गई हैं जो काव्य के अंश होते हैं, जैसे रस और अलंकार। छंद के अतिरिक्त, छंद के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे व्याकरण में, रस और अलंकार है तो इसको भी व्याकरण में ही पढ़ेंगे। इस बीच में एक बात आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि कुछ लोगों ने पूछा है फिर कि क्या PDF जो आपको भेजा गया है गद्य साहित्य के इतिहास का वो पूरा लिखना है, तो मैं यही कहूँगा पूरा नहीं लिखना है। उसमें पीछे अंत में जो 3-4 पेज बचने पर मतलब आप देखिएगा कि दिया गया कुछ सारणी बनी हुई है, जैसे किसी युग की विशेष पत्रिकाएं या भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं या विभिन्न युगों के निबंधकार, लेखक, कहानीकार इत्यादि, तो उन सारणियों को आपको लिखना है। और लास्ट में जो आपका सबसे अंत में
2 पेज या 3 पेज पर दिया गया विभिन्न रचनाएं, लेखक और विधाओं के नाम वो आपको कॉपी में नोट करने हैं। 100% उसमें कोई छूट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद तब काव्य का इतिहास आप लोग शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग गद्य को शीघ्र ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि क्लास में मैं दोहराऊंगा नहीं। अगर दोहराना पड़ा तो उस स्थिति से नहीं पढ़ाया जा सकेगा जैसा कि आपको क्लास में हमेशा पढ़ाया जाता है। इस साल की पढ़ाई बहुत प्रभावित होगी इस लॉकडाउन की वजह से। फिर भी देखिए, हो सकता है 15 जुलाई के बाद से स्कूल चले, इंटरमीडिएट को बुलाया जाएगा, लगभग हाई स्कूल इंटर का स्कूल शुरुआत से ही खुल जाएगा। तो अब देखिए, शब्द योजना पर भी कुछ लोगों ने प्रकाश डाले हैं कविता में। जैसे कविता का सौंदर्य जो है उसके शब्दों पर रहता है। तो आप लोग कुछ ऐसे ही लिख लीजिएगा, एक पैराग्राफ, मतलब जहाँ छंद समाप्त होगा वहाँ से लाइन छोड़कर एक पैराग्राफ लिखिए कि कविता का सौंदर्य अधिकतर उसके शब्दों पर निर्भर करता है, ठीक है। भारतीय काव्यशास्त्र में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब देखिए, इन तीनों को 1, 2, 3 नंबर करके लिख लीजिए। पहला नंबर, अभिधा सामान्य शब्दार्थ का बोध कराती है। शब्दों के सामान्य अर्थ का बोध होता है जहाँ, वहाँ अभिधा होती है। लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो सामान्य अर्थ को छोड़ करके उससे संबंधित किसी दूसरे की ओर संकेत करती है, ठीक है। और जो व्यंजना होती है वो दोनों ही अर्थों से विलक्षण, अर्थात न सामान्य अर्थ देगी, न किसी को तीसरे को इंगित करेगी, बल्कि वो मूल शब्द से ही हटकर कुछ और ही बताएगी, जिसके बारे में आगे हम फिर चर्चा करेंगे व्याकरण को पढ़ते हुए शब्द शक्ति के बारे में। तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब आप लोग अगली हेडिंग जो अपनी है वो डालेंगे काव्य के भेद, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहले काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में क्या होता है, जो देखा जा सके, ठीक है। अब वो देखने वाला काव्य कहाँ होता है आपका, नाटक में। जैसे नाटक में 2-4 लाइनें गाई वगैरह जाती हैं, वो आप देखते हो उसका, या कविता में जो कहा गया है उसको आप नाटक के द्वारा देखो। जैसे कामायनी हुआ, रामचरितमानस हुआ, ये सब काव्य है, लेकिन इसको नाटक के माध्यम से आप देख भी सकोगे। लेकिन मूल रूप से जो असली स्वरूप है काव्य का वो है श्रव्य काव्य, सुनने वाला, ठीक है। तो अब फिर से एक बार आप लिखेंगे कि काव्य के निम्नलिखित भेद होते हैं, ठीक है। या निम्नलिखित भेद हैं, नंबर 1 महाकाव्य, नंबर 2 खंड काव्य, नंबर 3 मुक्तक काव्य, ठीक है। फिर 3 गौड़ विधाएं भी हैं काव्य में, आख्यानक गीतियाँ, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे महाकाव्य, ठीक है। एक सेकंड, चलिए लिखिए कि महाकाव्य हेडिंग डालकर लिखेंगे कि महाकाव्य में जीवन का व्यापक चित्रण होता है, इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। महाकाव्य का जो नायक होता है वो उदार और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर रस, श्रृंगार रस अथवा शांत रस में से कोई एक रस मुख्य होता है, बाकी सभी रस छोटे होते हैं, गौड़ होते हैं। महाकाव्य जो होता है वो सर्गबद्ध होता है, सर्ग मतलब खंडों में बटा हुआ होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए तुलसीदास जी का रामचरितमानस महाकाव्य है, इसमें सर्ग तो नहीं है, इसमें कांड हैं, तो 7 कांड हैं आपके। और हर कांड को लिखते तुलसीदास जी ने इसमें 30 मास पारायण विश्राम दिए, अर्थात अगर इसको 30 भागों में बांटा जाए, महीने में पढ़ना, 1 महीना लगाया जाए पढ़ने में, तो 30 खंड हैं। फिर 9 और भी 9 खंड, उसी में 9 खंड किए गए हैं नवान्न पारायण, अर्थात आप 9 दिन में पढ़ना चाहें तो नवान्न पारायण, एक नवान्न पारायण पढ़िए। मास पारायण में पढ़ना चाहें तो 30 दिन में एक मास पारायण पढ़िए, और कांड में पढ़ना चाहें तो 7 दिन में 7 कांड समाप्त करें। इसी तरह महाकाव्य की कथा में धारावाहिता तथा हृदय को भाव विभोर कर देने वाली अभिव्यंजना होती है। जैसे आप तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए, कुछ चीज़ें बहुत ही सुंदर लिखी गई हैं, ठीक है। अब लिखिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य। पहला है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ पद्मावत अवधी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके बाद श्री रामचरितमानस, ये भी अवधी भाषा का ही महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का खड़ी बोली हिंदी में। प्रिय प्रवास हरिओद का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने प्रिय प्रवास लिखा है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। उर्वशी जो दिनकर की है, और लोकायतन जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, लोकायतन, ठीक है। ये महाकाव्य हैं जो प्रमुख रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इसके बाद महाकाव्य के बाद हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है, तो लिखिए हेडिंग डालेंगे खंड काव्य। इसमें लिखिए खंड काव्य में पूरे जीवन का चित्रण नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी एक पक्ष का या किसी एक घटना का केवल उल्लेख करते हैं, ठीक है। देखिए
खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्र के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा एक रूप का ही चित्रण किया जाता है, लेकिन खंड काव्य महाकाव्य का रूप अथवा एक सर्ग नहीं होता है। ठीक है, खंड काव्य की अपनी पूर्णता होती है, वो एक ही घटना है, घटना की शुरुआत से उसके अंत तक उसको लिखा जाता है। ठीक है, और संपूर्ण खंड काव्य लगभग एक ही छंद में लिखा जाता है, जबकि महाकाव्य इसके विपरीत। महाकाव्य में तरह तरह के छंद होते हैं, जैसे आप तुलसीदास की रामचरितमानस देखिए, दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा, ठीक है, श्लोक भी संस्कृत के शामिल हैं, लेकिन खंड काव्य में एक ही छंद प्रायः लिखे जाते हैं। हमारे तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खंड काव्य में भी कई छंद लिखे हैं, लेकिन मूल रूप से यही माना गया। खंड काव्य में सबसे पहले है पंचवटी, जो आपने जैसे 9th में पढ़ा पंचवटी को, या फिर 12 में भी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, कई अंताप में साकेत से लिया गया है। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का, जयद्रथ वध ये भी मैथिली शरण गुप्त का ही है। नहुष खंड काव्य जो है किसका है, शायद जयशंकर नहीं है, मैथिली शरण गुप्त का ही है। सुदामा चरित जो है आपका, वो नरोत्तम दास जी ने लिखा था। फिर पथिक हरिओध की है, शायद कंफर्म नहीं है, मैं इसको अगली बार बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस समय सारी चीज़ें विश्लिष्ट नहीं हैं। यहाँ गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं, और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। इन रचनाओं को आप लिख लेंगे। फिलहाल तो ये खंड काव्य हुए हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से ये थे। इसके बाद मुक्तक काव्य की बात करते हैं हम लोग। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य खंड काव्य और महाकाव्य दोनों से अलग होता है। इसमें एक अनुभूति और एक भाव या एक कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य और खंड काव्य जैसी कोई धारा प्रवाहिता नहीं होती है, मुक्तक होता है, कहीं से भी कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे आप सूरदास का सूरसागर जो है वो महाकाव्य न होकर के मुक्तक काव्य है। उसके हर छंद में एक नई कहानी बताई गई है। ठीक है, पहले छंद में शुरू करते हैं चरण कमल बंदो हरि राय, तो दूसरे में कहते हैं किलकत कान घुटुरुअनि आवत, तीसरे में कहते हैं मैया हम अपनी सब गाय चरही। मतलब क्रमबद्धता नहीं है, जितना छंद उतनी कहानी। किसी में बस ऊधम हुए पर विसरत नहीं, किसी में कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी। मीराबाई का ऐसे हमारे वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरे में कुछ और गाती हैं। ठीक है, तो ये सभी मुक्तक काव्य में आते हैं। जैसे बिहारी और रहीम के दोहे, सूरदास और मीरा के पद, तो लिखिएगा कि महाकाव्य या खंड काव्य जैसी धारावाहिता न होने के कारण इसका विषय अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, एक ही छंद होगा, उसी में पूरी कहानी संपूर्ण कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग छंदों में लिखा जाए तभी। जैसे महाकाव्य या खंड काव्य क्या है, जब आप शुरू करेंगे तो अंत तक पढ़ेंगे तब आपको पूरी जानकारी है। लेकिन मुक्तक काव्य के हर एक छंद में एक नई कहानी है और एक ही छंद में आप उस कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मुक्तक काव्य ये होता है। इसके बाद जो मैंने 3 गौड़ विधाएँ कही थी उन पर चर्चा करें। पहली है आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ क्या हैं? देखिए, ये भी महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होती हैं। ठीक है, लेकिन पद्यबद्ध कहानी का नाम होती है। ये कहानियों की तरह से लिखी जाती हैं, कविता में ही कहानी कही जाती है। कोई कहानी ऐसे सुना दी जाए जैसे सीधे सीधे। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के चित्र होते हैं। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। जैसे आपको आख्यानक गीतियों के माध्यम से एक है राधेश्याम रामायण। ठीक है, राधेश्याम रामायण में जैसे गीत के माध्यम से, कविता होते हुए गीत के माध्यम से कैसे कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे शूर्पणखा की नाक काट दी लक्ष्मण ने, तो वो गई रावण के पास, तो आख्यानक गीत के माध्यम से वो कैसे बताती है रावण को, सुनिएगा। कहती है, हे भाई, 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जो मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान कतर डाले, ये मेरी नाक काट डाली। तो इस तरह कहानी के गाते हुए ऐसे ही कहानी पूरी सीधे सीधे सुना दी जाती है। तो ये होता है आख्यानक गीतियाँ। जैसे झांसी की रानी, रंग में भंग, बिकट भट्ट आदि आख्यानक गीतियाँ हैं जो काव्य श्रृंखला में मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है पाठ्य मुक्तक। अगली हेडिंग पाठ्य मुक्तक। इसमें विषय की प्रधानता रहती है। लिखिएगा, इसमें विषय की प्रधानता रहती है। इसमें किसी एक प्रसंग को लेकर भाव अनुभूति का चित्रण किया जाता है। एक ही प्रसंग को लेकर एक छंद में इसमें विवरण, ये कुछ जो है मुक्तक काव्य के छंदों से मिलता है। जैसे कबीर के,
तुलसी के, रहीम के, भक्ति और नीति के दोहे, बिहारी के दोहे, ठीक है, एक देव नाम के कवि हुए हैं, उनके दोहे हैं, उनकी रचनाएं इसी कोटि में आते हैं जो पाठ्य मुक्तक है पढ़ने में। जैसे आप देखिए तुलसीदास जी ने कहा, एक ही दोहे में रख दिया कि हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मित सब परमारथ रघुनाथ। रहीम ने ऐसे ही कह दिया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। ये पाठ्य मुक्तक हैं, ये मुक्त हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, इनमें विचार या किसी रीति का वर्णन होता है। और इसके बाद अंतिम है आपका गेय मुक्तक, ठीक है, गेय मुक्तक तो लिखेंगे इसे गीति या प्रगीति काव्य कहते हैं, ठीक है, इसमें गीत लिखे जाते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। अंग्रेजी का जो लिरिक आप जानते ही हो, बहुत कुछ जानते हैं आप लोग, तो उसी का समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता और संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का एक गीत है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, या फिर जयशंकर महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध गीत है उनका, जो 2 लाइनें मैं सुना रहा हूँ, आगे मैं पाठ में पढ़ाऊँगा। वो कहते हैं, पंथ होने दो परिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन आज कज्जल अश्रू में, रिमझिमाले यह घिरा घन, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐसे कुछ गीत हैं जो गेय मुक्तक कहे जाते हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आज हम लोग केवल इतना ही। इसके बाद अगली हेडिंग आप डालेंगे हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। जैसे अब मूल रूप से जो शुरू होगा वो है काव्य के काल विभाजन से, ठीक है, तो काव्य का जो विभाजन है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक काल करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे एक रूपरेखा आपको बता दूं कि हिंदी में आपने पूर्व भारतेंदु को पढ़ा, भारतेंदु द्विवेदी शुक्ल, शुक्लोत्तर में ही खत्म हो गया गद्य में। लेकिन काव्य में क्या है, सबसे पहले आता है आदिकाल, बहुत पुराने समय में, जो 10वीं शताब्दी में शुरू हो गया, उसके भी पहले। फिर भक्ति काल आया जो 16वीं शताब्दी के आसपास तक था। फिर रीति काल आया 17वीं शताब्दी में, ठीक है। 17वीं के बाद फिर रीति काल के बाद तब आधुनिक काल आया। और आधुनिक काल में जो गद्य का आपका 6वां युग है, 5वां पूर्व भारतेंदु से स्वातंत्र्योत्तर तक, वो काव्य का केवल आधुनिक काल है। तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, इतने को पढ़िएगा, लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं होने पाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे हम लोग। आगे फिर कल के वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।